दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सीवी सिंह, आपका दोस्त। और आज मैं एक ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करूंगा, ऐसी गतिविधि के बारे में बात करूंगा जो एक सफल डेयरी फार्म पे एक रूटीन होता है। एक्चुअली आज मैं बात करने जा रहा हूं डीवर्मिंग के बारे में। डीवर्मिंग मतलब कृमि नाशन के बारे में। कृमि का नाश करना या परजीवियों को मारना या पेट के कीड़ों को किस तरीके से हम मार सकते हैं, उसको बोलते हैं हम डीवर्मिंग। तो डीवर्मिंग जो है एक सफल डेयरी फार्मर का सबसे पहला उसका एक लक्ष्य होता है कि मैं सारे एनिमल्स का अच्छे से डीवर्मिंग कर पाऊँ। अच्छे से डीवर्मिंग किस तरीके से की जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो कुछ भी उनको हम आहार दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज हो पाए और उनका एनिमल स्वस्थ रहे। और आपको याद है कि अगर स्वस्थ होगा एनिमल तो उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले पाएंगे, दूध का उत्पादन ले पाएंगे। तो डीवर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो परजीवी हैं ये दो तरह के होते हैं। एक बाह्य परजीवी जो उसके शरीर पे आप लोग जानते हैं, जिनको हम जूं, चिच्चड़ वगैरह जिनको हम बोलते हैं, और एक होते हैं अंतः परजीवी जो उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में पनपते हैं और वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। उनको हम बोलते हैं कृमि या वर्म्स बोलते हैं। तो उनको किस तरीके से आज मैं बात कर रहा हूँ अंतः परजीवियों की, जो पेट के अंदर जो पनपते हैं उनके बारे में। और क्योंकि वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, वो उनकी संख्या बढ़ती रहती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा जो इतना जो कीमती पशु है वो धीरे धीरे करके क्यों कमज़ोर होता जा रहा है। तो आप इस बात को समझें कि डीवर्मिंग की प्रक्रिया अगर आप डेयरी फार्मिंग में हैं तो वह एक प्रक्रिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम प्रॉपरली अगर हम समझें तो वो जो जो अंदर जो वर्म्स या जो कृमि जो पनप रहे हैं वो एक्चुअली कई प्रकार के होते हैं, कई तरह के होते हैं जो उसके हरे चारे से या पानी से उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अंदर ही अंदर वो पनपते रहते हैं और इतनी संख्या में हो जाते हैं कि वो उसके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपक जाते हैं और उसका ब्लड चूसते रहते हैं। और धीरे धीरे करके अगर हमने उन पर ध्यान नहीं दिया तो वो दूसरे ऑर्गन्स में, लीवर में या लंग्स में कई बार उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो उन सिस्टम्स को भी इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं, उन ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हमें उसके कई बार मैं देख रहा हूँ फार्मर्स को शायद उतनी गंभीरता से हम लोग नहीं ले पाते हैं उसको, और उसको हम रिलेट भी नहीं कर पाते कि हमें नुकसान क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों जब ये पेट में बढ़ते जाते हैं तो ये कई बार गोबर में आने लग जाते हैं, इनके एग्स गोबर में रिलीज हो जाते हैं। और जहाँ पे फिर वो देखते हैं कि आप जहाँ पे उसको पशु को आपने रखा हुआ है उस जगह को कंटेमिनेट करते हैं, क्योंकि इनके एग्स आपको नेकेड आइज से दिखाई नहीं देते। वो फिर से उसके अंदर हरे चारे या पानी के माध्यम से फिर प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए जो एनिमल्स हैं, जो डेयरी एनिमल्स हैं, उनमें डिवर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। आप इस बात को समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ जो कृमि हैं ये कई तरह के होते हैं। आप फीता कृमि हैं या गोल कृमि हैं या फ्लूक्स हैं, ये कई तरह के होते हैं और बहुत सारा नुकसान करते हैं एनिमल्स को। तो आप देखेंगे सबसे पहला तो आपको उसकी जो अगर मान लो मिल्किंग एनिमल है तो उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन में गिरावट आ जाएगी, या उसके आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे करके वीक पड़ जाएगा, कमज़ोर होने लग जाएगा, उसकी आंखों से पानी आने लग जाएगा। और अगर ये लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहता है तो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। तो आप देखेंगे कि पता चला, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को उपयोग ही नहीं होने देगा। जो पोषक तत्व आप दे रहे हैं वो अंदर वो जो वर्म्स हैं वो उसको यूटिलाइज ही नहीं होने देंगे। तो उसका धीरे धीरे करके असर आपका हर एक सिस्टम पे आएगा, आपकी पूरी डेयरी पे इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए इनको थोड़ा सा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और इसका हम देखते हैं कि आप इजीली इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आपका एनिमल कमज़ोर हो रहा है, मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें आपने सही रखी हुई हैं, और अगर उसके गोबर से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आती है, वो वीक हो रहा है, तो आप ये बात को समझ लें कि सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि आप उसकी डीवर्मिंग करा लें। तो डीवर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपन को समझ में आ गया है। और इसको आप जब तक आपके पास वो एनिमल है उसके जन्म से लेके उसकी मृत्यु तक हमेशा आपको डीवर्मिंग शेड्यूल अपनाना है उसकी प्रोडक्टिव लाइफ में।
तो क्या है ये डीवर्मिंग अगर हमें सभी की करानी है, आपको जो छोटे जो बछड़े हैं या बछड़ी है उसकी भी करानी, तो हम इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक उन पशुओं के लिए जो 6 महीने से छोटे हैं और एक उन पशुओं के लिए जो 6 महीने से बड़े हैं। तो 6 महीने से छोटे मतलब अगर वो जन्म लिया है उसने, तो उसके 15वें दिन से आपको डीवर्मिंग उसकी स्टार्ट करनी है। और 6 महीने से छोटे पशुओं के लिए मैं बता रहा हूँ अभी, तो 15वें दिन से आपको डीवर्मिंग स्टार्ट करनी है और 6 महीने का होने तक हर महीने आपको डीवर्मिंग करानी है। क्योंकि छोटे पशुओं में ज़्यादा क्योंकि उनकी जो फीडिंग होती है वो या तो वो मिल्क ले रहे होते हैं और उस टाइप की फीडिंग में बहुत तेज़ी से उनमें पनपते हैं और उस टाइम में क्या है छोटे पशु में वो ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। और इसीलिए कई बार देखते हैं हम जो बछड़ियाँ होती हैं वो कई बार उनकी मौत हो जाती है। तो ये हो गया। और उसके बाद 6 महीने से जो बड़े पशु हैं उनमें आपको हर एक 3 महीने में आपको डीवर्मिंग करानी, हर एक 3 महीने में डीवर्मिंग करानी है। वैसे तो अगर आप नहीं कराते हैं तो आप 6 महीने में भी करा लें, कोई बात नहीं, लेकिन रिकमेंडेड जो है वो 3 महीने में हर हाल में आप डीवर्मिंग आपको करानी चाहिए। और ये जो डीवर्मिंग जो कराने का मैं फिर बोल रहा हूँ 3 महीने, क्योंकि इनका जो साइकिल है, पैरासाइट्स का जो साइकिल है वो 3 महीने में वो फिर दोबारा गोबर में आते हैं, दोबारा फिर कंटेमिनेट करते हैं, फिर इन्फेक्टिव स्टेज में आते हैं, फिर वो प्रवेश कर जाते हैं और फिर उनके एग बड़े होते हैं, वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे करके ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसलिए उस साइकिल को तोड़ने के लिए आपको हर 3 महीने में डीवर्मिंग आवश्यक है। तो अब बात ये आती है कि हम इसको किस तरीके से करा सकते हैं। तो कभी भी जो डीवर्मिंग आपको करानी है तो इसके बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन मैं आपको 2 दवाइयाँ जो फील्ड में बहुत फेमस हैं, एक तो है एल्बेंडाजॉल और दूसरी है फेनबेंडाजॉल। एल्बेंडाजॉल जो है वो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फेनबेंडाजॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लिक्विड में भी आती हैं और टैबलेट्स के बोलस में भी आती हैं, टैबलेट्स फॉर्म में, बोलस फॉर्म में भी आती हैं। तो इनको जो इस्तेमाल करना है ये सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि एल्बेंडाजॉल को प्रेगनेंसी में कभी भी यूज़ नहीं करना है, इसको प्रेगनेंसी में कभी भी यूज़ नहीं करना है। और जो फेनबेंडाजॉल है वो प्रेगनेंसी में सेफ़ है, आप उसको इजीली आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई प्रेगनेंसी पे हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब मैंने जो बताया 3 महीने में आप हर एक 3 महीने में इनकी डीवर्मिंग कराना है और एल्बेंडाजॉल या फेनबेंडाजॉल या और भी बहुत सारे सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं उनसे करा सकते हो। लेकिन हमेशा एक चीज़ का याद रखें, आप सॉल्ट कोई भी यूज़ करें प्रेगनेंसी का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरा, उसका डोज बहुत इंपॉर्टेंट है। डोज एक्चुअली क्या होता है कि जनरली हम उसका बॉडी वेट कैलकुलेट करके हम उसको रिकमेंड करते हैं। तो आप कभी भी एक जानकार व्यक्ति से या वेटरनेरियन से आप इसके बारे में सलाह लें कि आपके जो पशु हैं कितना उसका बॉडी वेट है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके उसका डोज, क्योंकि अगर अंडर डोजिंग होगी, अगर डोज कम होगा तो आपकी जो उसकी जो पशु की जो डीवर्मिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी और उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। और ओवरडोजिंग होगी तब भी दूसरे उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं। तो हमें क्या करना, उसका प्रॉपर डोज कैलकुलेट करके उसको पर ग्राम बॉडी वेट कितना उस कंपनी ने रिकमेंड किया है, क्योंकि इन सॉल्ट के भी अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, उसके हिसाब से वो दवाइयाँ बनती हैं। तो उसमें आप देख लें, उसको कैलकुलेट करके ही हमेशा उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसको डीवर्मिंग कराएं। तो अब ये कैसे देना है, इसको हमेशा आपको खाली पेट देना है। कम से कम 3 घंटे पहले उसको कोई फीड ना दिया हो और दवाई देने के बाद कम से कम 2 घंटे बाद तक उसको कुछ भी हमें खाने को नहीं देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, वो जो ठीक से काम कर पाएगी वो दवाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और फिर उसके बाद आपको रिकॉर्ड रखना है कि आपने एनिमल को किस डेट को क्या कौन सी दवाई दी है, कौन सी दवाई, ये 2 तरह से, कौन सी दवाई दी है और किस डेट को दी है, और हर एक एनिमल का ये रिकॉर्ड रखना है। एक्चुअली आप अगर डीवर्मिंग करा भी रहे हैं तो आप, कई बार मैंने देखा है ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है कि अगर आप उसका रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं एनिमल का तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब क्या किया था। तो रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कब
कब आपने किस एनिमल को कौन सी दवाई दी थी। अब इसमें दो फायदे होंगे, एक तो आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट डोज आपको कब देना है, सेकंड आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कौन सी दवाई दी थी, तो आप सॉल्ट को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो परजीवी हैं, जो कृमि हैं, वो उससे कहीं अपने अंदर वो रेजिस्टेंट डेवलप ना कर लें, और हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप बार बार वही सॉल्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है उन पर असर कम हो जाए, तो इसलिए इसको चेंज करते रहें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसको चेंज कर लें आप। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप लोगों को हमारा जो काम है वो पसंद आ रहा है। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप तक हम साइंटिफिक और सही जानकारियाँ, उपयोगी जानकारियाँ किस तरीके से पहुँचाएँ। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों तक इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।